स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल आज आपका टॉपिक लेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स जो हैं इनकी प्लांट बॉडी जो है वो 85 to 95% जो है वो बनी हुई है पानी की। और ये जो पानी है ये प्लांट्स में आता है सॉइल से, और सॉइल में ये पानी प्लांट तक पहुंचता है रूट के द्वारा। तो पानी कितना है 85 to 95%, और ये सॉइल वाटर है जो कि रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो जो पानी है वो अलग अलग फॉर्म्स में सॉइल में जो कि प्लांट लेता है वो पानी अलग अलग फॉर्म्स में होता है। ये पानी सॉइल में आया कहाँ से? रेनफॉल से। ये पानी आया रेनफॉल से। जब रेनफॉल होती है तो उसका काफ़ी हिस्सा जो पानी का है वो जब रेनफॉल होती है तो उसका जो पानी है वो रन अवे वाटर, कुछ पानी का हिस्सा जो है वो रन अवे मतलब बह जाता है, लेकिन जो बाकी पानी है वो सॉइल ले लेती है। किस किस फॉर्म्स में? अलग अलग फॉर्म्स में उसको ले लेती है। वो जो फॉर्म्स हैं वो हैं, हमारी सबसे पहली फॉर्म है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर है वो पानी जो कि सॉइल से गहराई में चला जाता है और वहाँ जाके ये वाटर टेबल बनाता है। ये पानी क्योंकि वाटर टेबल सॉइल की गहराई में चला गया तो ये पानी जो है ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता। दिस इज़ नॉन अवेलेबल वाटर, ये अवेलेबल वाटर नहीं है। सेकंड जो फॉर्म है पानी की वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो पानी है जो कि एक जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके आगे पीछे एक पतली लेयर वो बना लेती है, उसके साथ वो चिपके हुए हैं एडहेजन एंड कोहेजन फोर्सेस से, ये चिपके हुए हैं। ये पानी जो है चिपका हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये जो पानी है ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता पौधों को, ये भी नॉन अवेलेबल वाटर है। थर्ड फॉर्म जो है पानी की वो है कैपिलरी वाटर, जिसको हम कोशिका जल भी बोलते हैं। तो ये जो पानी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि अवेलेबल होता है पौधों को। पौधों की जितनी भी पानी की जो आवश्यकता है वो कैसे होती है पूरी, वो इसी पानी से होती है। यहाँ पे जो पानी है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान हैं उनमें होता है, और वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली है पानी, वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ किसी भी फॉर्म में अटैच्ड नहीं है। तो इसलिए वो पानी जो है ये कोशिका जल जो है ये इजीली अवेलेबल है पौधों को। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती है केमिकली बाउंड वाटर, जिसको हम रासायनिक बद्ध वाटर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके साथ जो पानी है वो एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है। तो ये वाला पानी भी जो है ये जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लास्ट टाइप है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स हो गया कि जो कुछ हिस्सा जो जल का है वो ताप बढ़ने की वजह से वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हैं 5 फॉर्म्स वाटर की। अगर हम इसको डायग्राम्स की से समझें तो ये देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये है ग्रेविटेशनल वाटर। इसमें जब भी रेनफॉल हुई कुछ पानी तो रन अवे हो गया और कुछ जो है वो इन सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा नीचे आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे, और वाटर टेबल इसने बना दिया। दिस इज़ ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद है कैपिलरी वाटर, जिसको हम कोशिका जल भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, स्पेस है, यहाँ पे पानी जो है जब ये पानी नीचे जाता है तो ये यहाँ पे जो पानी रह जाता है वो पानी प्लांट्स को ईजीली अवेलेबल होता है। यही पानी जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब
कर लेते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज़ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर में ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये इनके आगे पीछे ये छोटी छोटी ये जो लेयर फिल्म बना दी प्लांट ने, और ये इसके साथ टाइटली अटैच्ड हैं एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस से, तो इसलिए ये वाला पानी भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है केमिकली बाउंड वाटर। इन्होंने केमिकली बाउंड वाटर में क्या किया, जो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके साथ बॉन्डिंग हो गई वाटर की, तो ये भी नॉन अवेलेबल वाटर है, उपलब्ध नहीं होता ये पानी भी प्लांट्स को। तो ये तो थी किस किस फॉर्म में जो पानी है वो उपस्थित होता है सॉइल में। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकली बाउंड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड देन वाटर वेपर्स की फॉर्म में। अब फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी है जब पानी आया सॉइल पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पानी ग्रेविटेशनल वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो पानी जो कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर टेबल में कन्वर्ट हो गया, उसके अलावा वाला जो पानी बच गया सॉइल में बच गया, उस पानी को हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी ऑफ वाटर। देन अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम क्या हो गया? वो पार्ट प्लांट का जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये कौन सा पार्ट है? रूट है, हमें सबको मालूम है कौन सा पार्ट है, रूट है। रूट ही ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लेकिन रूट में भी अलग अलग हिस्से हैं। तो रूट का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो टिप वाला हिस्सा है, ये जिसको हम रूट एपेक्स बोलते हैं, यहीं पे वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जितनी भी बाकी रूट है जिसको हम मैच्योर रूट कह सकते हैं, ये यंग वाला पार्ट है, ये है मैच्योर रूट। ये जो मैच्योर रूट है इसका काम वाटर एब्जॉर्प्शन का नहीं है, ये है यंग रूट। यंग रूट भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो पार्ट्स हैं ये, आप पहले हम इसकी डायग्राम देखें। ये देखिए, ये रही इसकी डायग्राम। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें रूट कैप है, इसमें मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसमें इलोंगेशन जोन है, और फिर है रूट हेयर जोन, और इसके बाद का हिस्सा सब है मैच्योरेशन जोन। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है रूट कैप। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो रूट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, वाटर एब्जॉर्बिंग जो पार्ट है वो है रूट हेयर जोन। इसके अलग अलग फंक्शंस हम समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं रूट एपेक्स। दिस इज डायग्राम ऑफ रूट एपेक्स, तो जो रूट हेयर है इसका काम है प्रोटेक्शन का। रूट हेयर का क्या काम है? रूट हेयर का काम है प्रोटेक्शन। रूट हेयर का काम है प्रोटेक्शन, क्योंकि जो टिप है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रूट कैप कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे। तो जो टिप है यहाँ पे क्योंकि इसी को ही सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आना है, तो सॉइल पार्टिकल्स से ये इस अपर पार्ट को, ये मेरिस्टेमेटिक जोन को बचाता है। इसका कैप है ये। मेरिस्टेमेटिक जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेकंड पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवाइडिंग सेल्स हैं। इसमें क्या है? डिवाइडिंग सेल्स। ये देखिए, सबसे पहला पार्ट था रूट कैप, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा प्रदान करने का। उसके बाद पार्ट आ गया दूसरा मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो सेल्स जो कि डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं, हमेशा डिवाइड होते हैं और ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, जो कि रूट की ग्रोथ को करते हैं, रूट को बनाते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ नहीं होता। उसके बाद है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में क्या होता है? जो लंबाई है रूट की, वो उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, सेल इलोंगेशन
जोन, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स हैं, ये एक तरफ तो रूट कैप बनाता है और दूसरी तरफ ये रूट का हिस्सा बनाता है। तो ये जो रूट का हिस्सा है, ये जो इलोंगेशन जोन है, यहाँ पे जो सेल्स हैं इलोंगेट होके और इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है रूट हेयर जोन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहे हैं रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स हैं, ये ही मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं, अगर हम इसको एक रूट हेयर को देखें तो देखिए इसकी बनावट ऐसे है। इसकी डायग्राम ये है। ये थी आउटर एपिडर्मल लेयर। इस एपिडर्मल लेयर की ही सेल्स की एक्सटेंशन जो है ये बनाती है रूट हेयर। इसी का ही पार्ट है, इसी सेल का। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म हिस्सा है और ये है वैक्यूलर हिस्सा। तो जो ये वैक्यूल और जो साइटोप्लाज्म है, ये इस एपिडर्मल लेयर का सेल है। इसलिए हम इस आउटर लेयर जिसमें कि रूट हेयर्स होते हैं, हम इस लेयर को बोलते हैं एपीब्लेमा। इसको हम बोलते हैं एपीब्लेमा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट रूट हेयर, ये क्योंकि ये सॉइल के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से ये पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है मैच्योरेशन जोन, जो इससे ऊपर है। और जो मैच्योरेशन जोन है, ये पूरा पार्ट इसका रूट का जो है वो बनता है, लेकिन वो बाकी फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जो है वो केवल इसी पार्ट में ही होता है। अब पाथ क्या है पानी का? हमने ये समझा कि रूट हेयर जो है वो पाथ क्या है रूट हेयर का, वाटर का, वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। पाथ मतलब कैसे रूट हेयर से जो पानी है इसको कहाँ पहुँचना है? इसको पहुँचना है यहाँ पे, इसको पहुँचना है जाइलम तक। ये वाला पार्ट है जाइलम। तो इसको पहुँचना है जाइलम, क्योंकि जाइलम ही वाटर कंडक्शन का काम करता है। एक बार पानी जाइलम तक पहुँच गया तो ये अलग अलग पार्ट्स पे पहुँच जाता है। तो वाटर कंडक्शन का पार्ट तो जाइलम का है, लेकिन जाइलम तक पानी पहुँचाने का काम है रूट का सॉइल से। वो जो पाथ ये लेता है, उस पाथ को हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अभी हमने समझा रूट हेयर, तो ये था रूट हेयर। रूट हेयर के ये किसके कांटेक्ट में है? रूट हेयर ये कहाँ से ग्रो हुआ? ये हुआ सॉइल पार्टिकल्स में से। अब सॉइल पार्टिकल्स में हमने आपको बताया कैपिलरी वाटर है, कोशिका जल। ये जल जो है इसके रूट हेयर के कांटेक्ट में है, तो इसने डीपीडी में जैसे चेंजेस हुए, इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पानी है ये रूट एपिडर्मल लेयर या एपिब्लेमा इसके सेल्स में आ गया। यहाँ से क्योंकि डीपीडी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा पानी एब्जॉर्प्शन की वजह से, वैसे वैसे ही जो पानी है ये कॉर्टेक्स में आएगा। कॉर्टेक्स से ये एक सेल से दूसरे सेल में इस चेंज की वजह से ये आगे फ्लो होता जाएगा और अल्टीमेटली ये शुरू की लेयर्स कॉर्टेक्स से लास्ट की लेयर कॉर्टेक्स तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पहुँचे बाद इस पानी का क्या होगा? यहाँ पे ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये लेयर है एंडोडर्मिस। इस लेयर में खास चीज़ है, यहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे थिकनिंग्स, वॉल थिकनिंग्स पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और बीच बीच में यहाँ पे होते हैं पैसेज सेल, जैसे ये वाला है, दिस इज पैसेज सेल। तो ये जो पानी है इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से पानी जो है सबका सब जो है इन पैसेज सेल्स से कहाँ आया? नेक्स्ट लेयर है ये पेरिसाइकल। यहाँ से ये पानी जो है ये जाइलम में आ गया, और जाइलम में आने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में चला गया, जो कि हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप में। तो जल का पाथ क्या हो गया? जल का पाथ हो गया रूट हेयर से एंडोडर्मिस। यहाँ पे समझे हम, ये देखिए ये रहा, ये था सॉइल वाटर से ये आया रूट हेयर से ये आया एपिब्लेमा में, उसके बाद ये आया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से ये आ गया एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से ये आ गया पेरिसाइकल में, और फिर ये आ गया जाइलम में। अब इसमें जो और चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये जो पाथ है, ये मेन दो पाथ है, एक है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट वो पार्ट है जहाँ पे कि डेड सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे कि डेड सेल्स निर्जीव कोशिकाएं,
और जो ये है अपना सिम्प्लास्ट, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो लिविंग हैं। इसमें साइटोप्लाज्म जो है, लिविंग मतलब साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पे, तो जो साइटोप्लाज्म है इसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो अभी हमने ये पाथ समझा, ये था सिम्प्लास्ट जिसमें कि साइटोप्लाज्म से ये प्रोसेस हुआ, साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पे रूट हेयर का साइटोप्लाज्म था, फिर यहाँ से ये कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म में गए, फिर ये यहाँ से एंडोडर्मिस में गया और फिर ये अल्टीमेटली जाइलम तक पहुँच गया। दिस पाथ इज सिम्प्लास्ट। जो दूसरा पाथ है वो है एपोप्लास्ट। अब एपोप्लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सेल्स हैं, इन सेल्स में कुछ ना कुछ इंटरसेल्युलर स्पेसिस जो होती हैं, जो दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेसिस हैं, तो ये रूट हेयर से ये यहाँ पे ये जो कोशिकाएं हैं, इनके बीच की जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस हैं, यहाँ से होता हुआ वो पानी जो है वो पहुँचता है एंडोडर्मिस तक। ये देखिए, ये जो है ये पाथ, ये बीच में दो सेल्स के बीच में, या जो सेल वॉल से जो होता हुआ जाता है, सेल वॉल भी डेड होती है, तो ये सेल वॉल से होता हुआ या ये फिर ये इंटरसेल्युलर दो सेल्स के बीच की जो स्पेस है, यहाँ से होता हुआ जब यहाँ पैसेज सेल्स तक पहुँचता है, इस पाथ को हम कहते हैं एपोप्लास्ट। और जो साइटोप्लाज्म से होके जाता है उसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो ये तो था पाथ ऑफ वाटर थ्रू रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लेंगे उसमें हम जो पानी है ये एब्जॉर्ब कैसे कहाँ से हुआ, पाथ क्या है, कौन कौन से टाइप के वाटर हैं, ये तो हमने इसमें समझ लिया। लेकिन अब ये रूट हेयर कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है और ये पहुंचाता है, तो इसके लिए दो प्रोसेसेस हैं। एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये दोनों प्रोसेसेस हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।